Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, and welcome to a brand new series. A brand new series जिसमें हम कोशिश करेंगे to understand all the subjects जो मैं पढ़ाता हूँ, पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, कोशिश करेंगे इवन पॉलिटिकल साइंस थ्रू द एजेंसी ऑफ मैप्स। तो ये अन अकेडमी ने आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक अनबिलीवेबल वेंचर लाया एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, जीनियस एंड एंटरटेनिंग एट द सेम टाइम। सो ये है क्या? सो दिस इज अ वेंचर जिसमें हमने माइंड ओवर मैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, मैड ओवर मैप्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, हमने प्रोसेस निकाला है कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को मदद करने का, एक एस्पिरेंट की मदद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसको एक कॉम्पैक्ट एंकर मेथड मिल जाए, उसे एक एंकर मेथड मिल जाए जिससे कि वो अपनी एग्जाम को समझ सके। यार इतना भयंकर सिलेबस है, इतना ज्यादा सिलेबस है, कोई एंकर है कहीं पर अटकाया जा सकता है कि यार इसके आसपास अपना सिलेबस पढ़ लेते हैं? वो है ही नहीं। और इसी वजह से ज्यादातर एस्पिरेंट बेचारे इंटिमिडेट हो जाते हैं, बह जाते हैं, फ्लड हो जाता है। सो आई थिंक अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी इज स्टडी यूजिंग द एंकर ऑफ प्लेस। कोई भी इवेंट होगा, कोई भी रेलेवेंट कुछ भी काम हो रहा होगा, वो किसी ना किसी प्लेस पे होगा। सो कितना अच्छा तरीका याद है कि अगर मैं रशिया के बारे में सोचूं तो चलो यार ब्रिक्स याद आ गया, ईईएफ याद आ गया, मुझे कुछ तो याद आ गया, यूक्रेन वॉर याद आ गया। तो क्यों ना मुझे एक मेरे ब्रेन में एक ब्लॉक बन जाएगा रशिया से रिलेटेड ये सारी चीजें। वी कैन अंडरस्टैंड द सिमिलर वे इन चाइना, या चाइना से पहले एससीओ पढ़ लेंगे, साउथ चाइना सी पढ़ लेंगे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट कैन बी डन फॉर पॉलिटी गवर्नेंस एज वेल। ब्यूटिफुल अपॉर्चुनिटी, और मैंने ये मौका जाने देना है नहीं। मैं तुम्हें मैप के थ्रू तुम्हारे पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन के प्रैक्टिकली सारे टॉपिक्स मैं इन सीरीज में तुमको पढ़ा सकता हूं, और वो मैं पढ़ाने की नियत रखता हूं। सो वेलकम टू अन अकेडमी, द लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया, जहां पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर प्रेजेंट ऑन वन प्लेटफॉर्म। और यहां मैं सिर्फ पॉलिटी, गवर्नेंस और इंटरनेशनल रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूं, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, ऑप्शनल से लेकर ऑल द वे टिल इंटरव्यू हम आपका साथ देंगे। सो ऑल ऑफ देम आर अवेलेबल ऑन वन प्लेटफॉर्म। ऐसा मौका जाने नहीं देना होता। बड़ा मुश्किल होता है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को क्रैक करना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम उससे ज्यादा टफ है, ये हमें मालूम है। तो जैसे कवि दुष्यंत कुमार बोलते थे कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये हमारी तरफ से एक वो तबीयत से पत्थर उछालने का एक प्रोग्राम है जिसमें हम मौका देंगे आपको टू गेट अ रियलिस्टिक चांस टू क्रैक दिस एग्जाम। सो डोंट मिस ऑन एनी ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज। अल्टीमेट बैच आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, अल्टीमेट बैच फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2023 लॉन्च हो चुका है। अब जाने किसका इंतजार कर रहे हो तुम लोग? आई डोंट सी दिस। जस्ट यूज द कोड SIDLIVE, 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 मेरा रेफरल कोड यूज करो, एंड यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम द पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट टीम ऑन अन अकेडमी। एक बार उन हजारों स्टूडेंट्स को जाकर ढूंढो यार, पूछो। ओके, जो लोग पढ़े हुए हैं हमसे, उनको मालूम पड़ेगा कि मैं जब बोलता हूं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन कराऊंगा तो भाई कराऊंगा। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एंड यू विल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट। तब तुम्हारा नाम इन टॉपर्स में शुमार हो सकता है। आराम से घर पे बैठ के क्रिटिसाइज करना, सोचना, समझना, डे ड्रीम करना, सो कॉल्ड सेल्फ स्टडी की दुनिया में रहना एक बात होती है, और उस एग्जाम को क्रैक करने के लिए कुछ मीनिंगफुल स्टेप्स लेना एक और बात होती है। डोंट मिस दिस ऑफर विच इज द अक्टूबर एक्सटेंशन ऑफर, जिसमें हम लोग 3 महीने का एक्सटेंशन दे रहे हैं। मेक श्योर दैट यू डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल। सो स्पेशल सरप्राइज भी है आप सब लोगों के लिए, जिसमें एक 9 मंथ का जीएस सब्सक्रिप्शन आपके लिए किया गया है, और मैंने आप लोगों के साथ, हमने सारे एजुकेटर से मिलकर आपके साथ 9 मंथ स्ट्रैटेजी भी शेयर की थी। आप यूट्यूब वीडियो पर उसको देख सकते हैं। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ऑल्सो एक और प्रॉब्लम, जो कि सीसैट नाम का एक प्रॉब्लम हेडेक आई पड़ी है, ओके, बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता, डोंट वरी, उसका भी इंतजाम अन अकेडमी कर चुका है। डोंट मिस दिस। कभी वीडियो गेम के सहारे भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन क्रैक की जा सकती है? वीडियो गेम, यस, ये प्रैक्टिकली वीडियो गेम है। इतना इंजॉयबल प्रोसेस, इतना इंजॉयबल प्रोसेस, यू विल हैव एन हार्ट रेसिंग एक्सपीरियंस while you are preparing for the civil service examination। एक बार ये compete जो अन अकेडमी आपके लिए लेकर आए, उसको पार्टिसिपेट करो, तुम्हें पता चलेगा प्रिपरेशन कितनी एक्साइटिंग हो सकती है। डोंट मिस सच अपॉर्चुनिटीज। अन अकेडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप भी वापस आ चुकी है।
फिर आपको बहुत अच्छे मौके हैं टू हैव एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन। 0% ईएमआई पर अनअकैडमी आपको लोन देने को तैयार यार, और आपको चाहिए क्या? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? Nobody does this. And the best of the offer, Unacademy Ultra Combat. Sit live code यूज करो, 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो 60 मिनट्स में। एंड ये वो जगह है जहां पर तुम्हें सही मायने में पता चलेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। 22 अक्टूबर को 11 बजे। यार कुछ लोग ना घबराते हैं, हमारे 0 मार्क्स आ जाएंगे, हमारे कम आ जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। अरे नो, टेक द पंच ऑन योर फेस। आदत बना लो। जब तुम इस घबराहट को पहले इस घबराहट से, पहले इस डर पर विजय पाओ कि पता नहीं हम लोग का ठीक से प्रिपरेशन है या नहीं, फिर बाद में देखते हैं। अभी मैंने बोला ना कि कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सो मेक श्योर कि पहले पत्थर तबीयत से उछालो यार, कुछ नहीं होता है यार, देखा जाएगा। पार्टिसिपेट इन दिस एंड यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू really give yourself a realistic chance. You're a wise gang of students, my friends. Take a wise decision and take it now. So, देखते हैं आज का वीडियो। आज हमें मैप कहां पर लेकर जा रहा है। तो हम लोग सब लोग पढ़ने वाले माइंड पूरा मैप के बेसिस पे। तो देखते हैं कहां पहुंचता है। राइट, और ये रैंडम है, ऐसे ये सब मैं ऐसे कर रहा हूँ, सब प्लान्ड है। ओके, मुझे मालूम है ये कहां रुकने वाला है, डोंट वरी। लेकिन ऐसे स्टाइल होता है ना, स्टाइल भी तो लगना चाहिए ना कि हाँ देखो जी अर्थ घूम रहा है। थोड़ा तो यू नो ऐसा इंटरेस्टिंग बने ना। ऑलराइट, सो आइदर वेज ओके, हमारा अर्थ जहां पे भी जाके रुकेगा हमारे इस पूरे उसमें, हम अपनी मर्जी से रोक रहे हैं। और आज रुक रहा है, शुरू वहीं से करते हैं ना, राजधानी से स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्लास है तो राजधानी से स्टार्ट करते हैं। सो आज हमारी स्टडी, ऑलराइट, आज हमारा फर्स्ट शुरुआत होने वाली है न्यू दिल्ली से। सो आज हम न्यू दिल्ली से पढ़ेंगे। सर न्यू दिल्ली से क्या पढ़ने वाले? मेरी मर्जी, मैं जो पढ़ाना चाहूंगा पढ़ाऊंगा। ये तो बहाना है, मैप्स तो बहाना है, मुझे तो वो ही है जो मुझे पढ़ाना है। सो आई विल कीप ऑन टीचिंग व्हाटएवर। सो फटाफट अपने अपने नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, बिकॉज ऐसी एजुकेशन तुम्हें यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलने वाली। मेक श्योर दैट यू टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस। तो न्यू दिल्ली से हम लोग क्या पढ़ने वाले? तो न्यू दिल्ली से एक मेजर, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रेलेवेंट और एक बहुत ही खतरनाक इवेंट हुआ है, एंड विद रिलेशनशिप टू योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इज द क्रिमिनल प्रोसीजर, पासिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ ईयर 2022। तो बहुत सारे लोगों ने इससे सब पढ़ा ही नहीं होता, तो प्लीज इसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। तो आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ ईयर 2022। और ये द हिंदुस्तान टाइम्स में भी आया था। तो इस सितंबर 2022 का न्यूज है। सेंटर फॉर्मुलेट्स रूल्स फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट। द सेंटर ऑन मंडे फ्रेम द रूल्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट, अ कंट्रोवर्शियल लॉ दैट गिव्स पावर्स टू एनफोर्समेंट एजेंसीज to collect biological samples, retina scan, biometrics and behavioral attributes of convicted, arrested and detained person. क्या बात है, इसको इतना ध्यान से क्यों पढ़ना? बहुत जरूरी है। ओके, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको ये टॉपिक आए। राइट, तो सबसे पहले बहुत सारे लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं होता, तो मैं तुम्हें पहले समझाने की कोशिश करता हूं ये है क्या। सी, ये कोई नई चीज नहीं है। तो क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन ये कोई नई चीज नहीं है, जो हुई है ये एक्सटेंड कर दी गई है, इसको वाइडन कर दिया गया है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। ये आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे जैसे हमने हॉलीवुड मूवी से निकाल, तो तुमने बहुत बार देखा होगा यू नो कि हॉलीवुड में ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे इतने तमीज से नहीं होता जैसा ये दिखा रही है, तो कुछ अलग ही स्टाइल से दिखा रहे थे। कोई तो खड़े है, ये खड़े हो, ये ऐसा ना खड़ा करते हैं, पता नहीं अमेरिकन को ज्यादा ही स्टाइल से करते हैं, ऐसा खड़ा करते हैं जैसे ये कन्विक्टेड पर्सन है या अरेस्टेड है या डिटेन्ड है, तो इसको ऐसा खड़ा कर देंगे और इसके ऊपर ऐसा करेंगे। तो देखो इसकी हाइट आ गई, इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसकी हाइट आ गई। राइट, फिर इसके सामने बिल्कुल प्रोफाइल पिक्चर से एक ऐसे स्ट्रेट होता है, फिर इसको बोलते हैं चलो साइड से खड़े हो जाओ, फिर इसको बोलेंगे बोलो, कुछ तो बोलो। ओके, तो उसको एक लाइन बोलने को बोलेंगे। क्या किया जा रहा है, व्हाट इज हैपनिंग? तो वो उसके सारे फिजिकल एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं। हाइट पता चल गई, राइट, फेस के दोनों तरफ से फोटोग्राफ्स आ गई, रिकॉर्ड्स में पुलिस के जमा हो गई या किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के रिकॉर्ड्स में जमा हो गई कि यार ये डेटा, आवाज भी आ गई। ओके, कल इसने किसी को किडनैप किया या फोन पे धमकी दी, तो भाई इनके पास वॉइस सैंपल्स भी होंगे।
ऑल एंड ऑल फिंगरप्रिंट तो ऑब्वियसली आ ही जाएंगे, हेयर सैंपल्स ले लेते, ब्लड सैंपल्स ले लेते। ये आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस बड़ा कॉमन है और ऐसा नहीं है कि ये इंडिया में नहीं होता है, राइट। और ये जरूरी भी है, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को ये आइडेंटिफिकेशन करना बड़ा जरूरी होता है। थोड़ा सा तो तुम लॉजिकली भी सोच सकते हो, कल तुम लोग आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने वाले हो, तुम्हारे पास कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर तुम्हें शक है, या फिर जो अरेस्टेड है या डिटेन्ड है या कन्विक्टेड है फॉर दैट मैटर, कल वो फिर कोई ऐसे ही गड़बड़ करने की कोशिश करेगा, मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे पास डेटा तो होना चाहिए। तुमने कोई कोई ऐसी जगह पे, देयर आर सम पीपल जो कि हैबिचुअल हो जाते हैं, या फिर वो पुलिस के रिकॉर्ड्स में बार बार रिपीट ऑफेंडर्स हो जाते हैं। तो पुलिस इन सारी चीजों को होता है, बिकॉज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, अगर कोई क्राइम होता है एक पुलिस के नजरिए से सोचो, तुम कल आईपीएस ऑफिसर बनोगे, तुम्हें पता होना चाहिए, एक पुलिस के नजरिए से सोचो, एक घर में चोरी हुई, एक आदमी का मर्डर हुआ, कुछ हुआ, कोई असॉल्ट हुआ, कुछ हुआ, क्या इट इज लाइक फाइंडिंग अ नीडल इन अ हेस्टैक? ओके, पूरी दुनिया में ढूंढो भैया किसने किया है। पुलिस ऐसे नहीं करती, इट इज एलिमिनेशन का प्रोसेस। जो उनके पास रिकॉर्ड्स होते हैं पहले उनको चेक किया जाता है, फिर उनमें से जिन लोगों के ऊपर ज्यादा शक होता है उनको चेक किया जाता है, उस एरिया में जहां जहां जो ज्यादातर दिखाई देते हैं उनको चेक किया जाता है, और इसके लिए तुम्हारे पास कुछ ना कुछ डेटा तो होना ही चाहिए। सो लेट मी एक्सप्लेन कि ऐसा पहले नहीं होता था क्या? पहले भी होता था। सो पहले भी ये सिचुएशन होती थी, लेकिन वो प्रिजनर्स आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ 1920 से होता था, उसमें भी अलाउड था। ओके, तो ऐसा नहीं था कि पहले नहीं था, 1920 एक्ट में भी था, फिंगरप्रिंट्स लिए जाते थे, फुटप्रिंट इंप्रेशन लिए जाते थे, फोटोग्राफ्स लिए जाते थे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, इसमें कोई शक नहीं है। जब होता था तो फिर और क्या करना था? मैंने क्या बोला, पहले इतना होता था, अब एक्सटेंड कर दिया, और ये एक्सटेंड करना क्वेश्चन बनने वाला है। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो अब क्या करने वाले हो, अब आप फिंगरप्रिंट्स ले सकते हो, फुटप्रिंट्स इंप्रेशन भी ले सकते हो, फोटोग्राफ ये तो ले ही सकते हैं, ये तो अभी ले लिया, साथ में तुम बायोलॉजिकल सैंपल्स भी ले सकते हो। ओके, साथ में तुम बिहेवियरल एट्रीब्यूट्स भी ले सकते हो, जैसे सिग्नेचर्स, हैंडराइटिंग, examinations under 53A of criminal procedure code, blood, semen, hair samples, swabs and analysis such as DNA profiling, ये सब कुछ आप आराम से ले सकते हो इन द अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द ईयर 2022। तो जब भी किसी को अरेस्ट किया जाता है, जब भी किसी को डिटेन किया जाता है, तो आपने सुना होगा कि पुलिस उसको उठाकर हॉस्पिटल लेकर जाती है, मेडिकल चेकअप कराती है। उसी तरह से कोई रेप या सेक्सुअल ऑफेंसेस वाला होता है तो उसका सीमेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एंटायर चेन ऑफ एविडेंस। ये सब बायोलॉजिकल सैंपल्स को भी अब इकट्ठा किया जा सकता है, और इसको 75 ईयर्स के लिए, 75 ईयर्स, अगर आप नॉर्मली भी सोचो तो अगर ये 15-20 साल का भी बंदा होगा तो प्रैक्टिकली फॉर अ लाइफ टाइम ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो में प्रिजर्व रहेगा। एनसीआरबी इसको 75 साल के लिए प्रिजर्व करके रख सकता है। दैट प्रैक्टिकली मींस कि तुम्हारा सारा सैंपल फॉर अ लाइफ टाइम अब सरकार के पास है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जब मर्जी एनसीआरबी से ले सकती है और एनसीआरबी उनको दे सकती है। तो तुम्हारे पास 75 ईयर्स का तुम्हारे सैंपल्स अब सरकार के पास है। द काइंड इज कि आप अरेस्टेड हो, डिटेन्ड हो या फिर कन्विक्टेड हो। लेट अस सी दिस पार्ट। पहले भी ये होता था, बट फॉर 1 ईयर और मोर की रिग्रेस इंप्रिजनमेंट होती है, या फिर जिनको 107-51 जैसे बोला जाता है, 107-151 सीआरपीसी, उसे नॉर्मल भाषा में 107-51 बोलते हैं, वैसे 107-151 बोलना चाहिए, लेकिन बोलते बोलते 107-51 बोलना जाता है। तो उसको बोलते हैं कि बॉन्ड फॉर गुड बिहेवियर। तुम लोग रास्ते पे लड़ाई वड़ाई करोगे, ऐसा ऐसा कुछ करोगे, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करोगे, तो जो स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो तुमको बोलेगा भाई इधर आ, ओके, पहले बॉन्ड साइन कर, बॉन्ड साइन कर कि तू आज के बाद ना मिसबिहेवियर नहीं करेगा, ओके, और गुड बिहेवियर मेंटेन करेगा, नहीं तो तेरे को हम अरेस्ट कर लेंगे। उसको 107-51 का बॉन्ड बोलते हैं। ये तुम लोग बहुत करोगे जब तुम आईएएस आईपीएस बन जाओगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये पहले अवेलेबल होता था। अब क्या होता है, कन्विक्टेड और अरेस्टेड फॉर एनी ऑफेंस। पहले था 1 साल का ऑफेंस। However, biological samples may be taken forcibly only for a person arrested against a woman or child, जो मैंने तुम्हें बताया था, sexual offenses। किसी भी preventive detention law or order of the magistrate from any person, not just an arrested person, to aid investigation। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था, ये पहले भी था लेकिन अब एक्सटेंड कर दिया गया। उसी तरह से पहले आता था इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो जांच अधिकारी आईओ होता है वो लेता था, ओके, या फिर एसआई रैंक के ऊपर जो होता था सब इंस्पेक्टर वो लेता था। अब क्या है,
ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन और रैंक ऑफ हेड कांस्टेबल और अबव। और एक्चुअली हेड कांस्टेबल के साथ साथ जो जेल का हेड वार्डन होता है ना, अब उसका भी ऑर्डर चल सकता है। खतरनाक होती जा रही बात। नथिंग टू वरी। सो पहले वाला, ये वाला जो एक्ट था 1920, इसको बोलते थे आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट, आईपीए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ ईयर 1920। भैया ये हो गया क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट ऑफ ईयर 2022। ये क्या है? ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट ऑफ 1920, और ये था पहले भी अलाउड, लेकिन अब ज्यादा अलाउड हो गया, एक्सटेंसिव हो गया, एंड दैट इज द एंटायर इशू। अब मैं तुम्हें थोड़े बहुत एग्जांपल्स दूंगा। सो अभी क्या मैंने बोला? बिल एक्सपैंड्स। समझ में आ रहा है? बिल एक्सपैंड्स, सारी सिचुएशन है बिल हैव्स एक्सपैंडेड। क्या ले सकते हो, कौन सा डेटा कलेक्ट कर सकते हो, इसमें एक्सपेंशन हो गया है। किससे कर सकते हो, किससे ले सकते हो, और किसकी अथॉरिटी या किसकी परमिशन पे हो सकता है, ये तीनों चीजों को एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सपैंड कर दिया गया इन द 2022 एक्ट। 1920 मतलब करीब करीब 102 साल के बाद चेंज हुआ है। ओके, तो 102 साल के बाद हमको क्यों ये रियलाइज हुआ कि ये एक्सटेंड होना चाहिए? देखो इसके रीजंस भी है, अननेसेसरली क्रिटिसाइज मत किया करो, पहले इसको रीजन समझो करो। क्या हो गया? पहले क्राइम होते थे, क्राइम तो होते थे लेकिन बड़े सिंपल क्राइम होते थे, पकड़े जाते थे। वो जो तुम लोग भी बैठ के ना, वो नहीं देखते वो सीरियल्स में, पकड़ लो इसको। अब इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्राइम्स होते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट, इंटरनेशनल नेक्ससेस होते हैं, लोग भाग जाते हैं, प्लस 50 तरह के माफियाज एंड गैंग वॉर्स, एंड प्लस द एंटायर इशू ऑफ टेररिज्म, ड्रग कार्टेल्स एंड सो ऑन सो। जितना ज्यादा हमारे पास डेटा होगा, उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा कि हम एट ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन हम उनको पकड़ पाएंगे, और जब वो पकड़ पाएंगे तो वो डेटरेंस हो जाएगा, जब डेटरेंस होगा तो शायद प्रिवेंशन हो जाएगा। थॉट प्रोसेस तो ऐसे ही होता है। मैं हमेशा जब भी पढ़ाता हूं तो मैं बोलता हूं लॉ और क्राइम, लॉ एनफोर्समेंट एज वेल एज क्रिमिनल्स, ये ना एक कैट एंड माउस काइंड ऑफ फंडा होता है। कैट जितनी देर में माउस को ऊपर हावी होने लगती है, माउस कुछ और सीख लेता है, फिर कैट हावी होती है, माउस कुछ और सीख लेता है। ये कहानी चलती रहती है। अब 102 साल से जो क्रिमिनल्स है, ये लोग कुछ जरूरत से ज्यादा एनफोर्समेंट के ऊपर भारी होने लग गए। बोला चल है, अब हम नहीं होने देंगे, अब हम लोग इसको करने देंगे, हम ज्यादा डेटा जमा करेंगे, और इसीलिए हमने ये बिल को एक्सपेंड कर दिया। अब मैं थोड़े से तुम्हें आइडियाज बता देता हूं। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ओके, कैसे होगा? सो लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। तो मैं थोड़े से सैंपल देता हूं ताकि तुम लोग घबराओ मत। तो सपोज तुम रैश ड्राइविंग कर रहे हो। ओके, मैंने ऐसे न्यूज 18 का एक स्क्रीनशॉट लिया, रैश ड्राइविंग कर रहे हो, फुल स्पीड पे चला, तो ये तुम जैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आजकल ऐसे लोग हैं ना, गाड़ी वाड़ी बहुत फास्ट चलाते, तो तुम्हारे ऊपर कौन सी धारा लग जाने वाली? तो तुम्हारे ऊपर दफा लग जाएगी सेक्शन 279। ओके, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, रैश ड्राइविंग और राइडिंग ऑन अ पब्लिक वे, हूएवर ड्राइव्स एनी व्हीकल और राइड्स सो रैश और नेग्लिजेंट एज टू एंडेंजर ह्यूमन लाइफ or is likely to cause hurt or injury to any other person shall be punished with imprisonment for which may be extended up to 6 months and फला सेक्शन 279। अब तुम्हारे ऊपर हो, अब तुम लोग फंस गए। अब तुम नोटिस करो, ये फोटोग्राफ मैंने पूरे नहीं दिखाई, ये जो पुलिस वाले साहब है ना, ये उसकी फोटोग्राफ ले रहे। ओके, अब तुम बोलोगे सर अभी तो मैं अरेस्ट भी नहीं हुआ, ओके, अभी तो मैं डिटेन भी नहीं हुआ, तो ये मेरे साथ क्यों हो गया? माना। अब ये सिचुएशन को थोड़ा सा ऑल्टर करते हुए देखो। बाय चांस पुलिस ने तुमको रोका, और या फिर पुलिस ने बोला अपने कागज दिखाओ, और तुमने उसको कागज नहीं दिखाए। ओके, तुम बोलो ना मैं नहीं दिखाता, नो आजकल तो ज्यादा ही स्मार्ट हो गए ना, वो भैया मेरे को तो फला जानता है, मुझे तो जॉर्ज बुश जानता है, मेरे को तो व्लादिमीर पुतिन जानता है, ऐसे तो कुछ भी लोग पकाते रहते। तो तुम्हारे ऊपर एक प्रॉब्लम हो सकती है। नाउ ये कैसे ऑल्टर हो सकता है? ओके, नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये मैं जो तुम्हें समझा रहा हूं, ये प्रैक्टिकल लॉ के साथ साथ तुमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये तुम इस टॉपिक को कैसे समझोगे। तो तुम्हारे ऊपर लगना है 279, ऑलराइट। अब तुमने वहां पर कर दिया कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, और तुमने पुलिस के को रोक दिया, ना जी मैं तो नहीं दूंगा, मैं तो अपने कागज नहीं दूंगा, या फिर तुमने भागने की कोशिश की, या समथिंग लाइक दैट, 50 वेरिएशंस पॉसिबल। तो अब एक और दफा स्टार्ट हो सकती है, एंड दैट इज सेक्शन 186 इन द इंडियन पीनल कोड। सो सेक्शन 186 इन द इंडियन पीनल कोड में, ओके,
भी आपके ऊपर दबा कि तुमने पुलिस ऑफिसर को अपना काम नहीं करने दिया या किसी पब्लिक सर्वेंट को अपना काम नहीं करने दिया। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। तो अब तुम्हारे पास दो दफाएं लग गई, एक हो गया तुम्हारे पास सेक्शन 279, एक हो गया तुम्हारे पास 186। ठीक है, मुबारक हो। अब तुम गए कोर्ट में, ओके, तुमने सेक्शन 279 यानी कि रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग, तुम्हारा वकील बड़ा अच्छा, तुमने भी प्रूव कर दिया, तुमने सब कुछ कर दिया, तुम 279 में तुम्हारा केस नहीं बना या जो मर्जी रीजन हुआ है यार, तुमको एक्विट कर दिया गया, तुम बच गए। अब तुम बोलोगे सर अब तो मेरा डेटा के ले लिया है, अब तो आपने इस वाले क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट में जो आइडेंटिफिकेशन एक्ट है इसमें आपने मेरा डेटा ले लिया, मेरा डेटा वापस करो। मैं बोलूंगा ना, मैं नहीं करता, क्योंकि तेरे ऊपर सेक्शन 279 के साथ साथ सेक्शन 186 भी लगा हुआ था, और जब सेक्शन 186 लगा हुआ है तो तेरा डेटा मेरे पास ही रहेगा। अब आप रियलाइज कर रहे हो कि दिस हैज रियली एक्सटेंडेड, तो तुम्हारा डेटा अगले 75 साल के लिए मेरे पास है, जस्ट बिकॉज ये भी तुम्हारे अपने ऊपर दफा लगी हुई है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। इन अदर वर्ड्स, प्रैक्टिकली एवरी अरेस्टेड एंड डिटेन्ड और कन्विक्टेड हो गया, फिर तो मुबारक क्यों, फिर तो तुम्हारे को टेंशन ही नहीं है, तुम्हारा सारा डेटा हमारे पास ही है। ओके, लेकिन अगर तुम एक्विट भी होते हो, until unless you're completely acquitted and there is nothing left in this case, till that time there is a very high chance कि तुम्हारा डेटा मेरे पास ही रहे। और ये डेटा किसके पास रहेगा? ये डेटा रहेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में वर्क करता है। तो एनसीआरबी इसको संभाल के रखेगा और ये सेंट्रल डेटाबेस में संभाल के रखेगा। और ये 75 ईयर्स, सिर्फ 75 ईयर्स ओनली, ओनली 75 ईयर्स ओनली के लिए ये तुम्हारे पास सेव रहेगा। सो 75 ईयर्स ओनली क्या होता है? अगर मैं 20 साल का भी होगा तो 95 तक तो आजकल ऐसे नहीं लोग जी रहे, तो फिर तो मेरा तो प्रैक्टिकली लाइफ टाइम के लिए। मैंने तो ये नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ 75 ईयर्स बोला, बाकी तो तुम खुद समझो। 75 ईयर्स के लिए तुम्हारा डेटा हमारे पास रहेगा, एनसीआरबी के पास रहेगा, और हम उसको संभाल के रखेंगे। हम इसका मतलब कतई ये नहीं है कि हम उसको मिसयूज करेंगे, लेकिन हम अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ उसको यूज करेंगे। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज भी ऐसी एजेंसीज को बता सकती है कि जो डेटा होगा उसको अपने पास रखेंगे, शेयर करेंगे, कंजर्व करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। हमारे पास डेटा, चिंता की कोई जरूरत नहीं। चिंता तो है, चिंता किस बात की है? बिल्कुल चिंता मत करना, हम संभालेंगे। नहीं, चिंताएं हैं, चिंता नहीं है, चिंताएं हैं। ये पॉलिटी में क्यों पढ़ा जा रहा है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पॉलिटी में ये पढ़ने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है। सबसे पहले ये प्रेडिक्टिव पुलिसिंग हो सकती है। ओहो बेटा, क्वेश्चन बेटा ऐसा पढ़ते हैं, सब्जेक्ट पढ़ने का स्टाइल होता है। ओके, टाइम पास करने के मार्क्स नहीं मिलते। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग, तुमने ऐसा वर्ड लिखकर आ गया ना एग्जाम में, तो एग्जामिनर सोचेगा भाई बच्चा पढ़ के आया हुआ है। प्रेडिक्टिव पुलिसिंग क्या होती है? प्रेडिक्टिव पुलिसिंग ये होती है कि क्या होता है, सपोज मैं तुमको एक 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 चीज देखूं और मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछूं, और मैं उस क्वेश्चन के सामने दो ही चॉइसेस रख दूं, 1 और 2। ओके, देयर कुड बी अ थर्ड चॉइस, लेकिन मैं तुम्हें दो ही चॉइसेस दिखाऊं कि भैया या तो ए ने क्राइम किया है या बी ने क्राइम किया है। अब तुम खुद सोचो, एक ह्यूमन साइकोलॉजी सोचो कि अगर तुम्हारे पास डेटा दो आदमी का पड़ा हुआ है और दोनों की हाइट सपोज 6 फुट 2 इंच है, तो और तुम्हारे पास उन दो का डेटा सामने सामने पड़ा हुआ है, एंड देयर कुड बी अ थर्ड पर्सन समवेयर स्टैंडिंग 50 किलोमीटर दूर, जो भी 6 फुट 2 इंच का ही है। लेकिन अगर मैं तुम्हें तुम्हारे सामने क्राइम बोलूं और कोई गवाह आके या कोई मुखबिर आके मुझे यह बात पता है कि दरोगा साहेब, जिसने क्राइम किया ना, मैंने उसको देखा था, वो 6 फुट 2 इंच का था और वो इसी घर से भागते हुए मुझे दिखा, और तुम्हारे पास वही डेटा है और वो मैचिंग लग रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। डोंट यू रियलाइज कि आप इन दोनों के ऊपर ज्यादा देखोगे एज कंपेयर टू समबडी हु इज समवेयर हाइडिंग बट कुड हैव इक्वली बीन रिस्पॉन्सिबल टू कमिट दैट क्राइम। यस, दिस इज कॉल्ड प्रेडिक्टिव पुलिसिंग। देखो प्रॉब्लम क्या होती है, आप कोशिश करते हो कि जो आपके करीबी मामला होता है ना, आप उसी चीज को फॉलो करने की कोशिश करते हो। इट इज ये कहीं ना कहीं तुमको एक बायस दे देता है, और बायस इन नॉट इन द रॉन्ग सेंस, ये नॉर्मल है, ये ह्यूमन बिहेवियर है। और इसमें गड़बड़ ये हो सकती है कि कोई ऐसा आदमी जो सच में क्राइम कर गया है और पहली बार कर रहा है, वो एस्केप कर जाए, और जिसने पहले किया हो और वो किसी और मामले में लेकिन उस डेटा तुम्हारे पास अवेलेबल हो, वो बेचारा फंस जाए। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑन दिस पार्ट, एंड देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी
हाँ सर पॉसिबिलिटी मत बोलो, इसको वेरी हाई पॉसिबिलिटी बोलो, तो मैं भी इसको वेरी हाई पॉसिबिलिटी बोलूंगा, विच इज रॉन्ग। दूसरा ऑब्वियसली प्राइवेसी कंसर्न। अब ये क्या है, देखो ये एक केस था विच वॉज कॉल्ड एज जस्टिस के एस पुट्टास्वामी रिटायर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018, जिसे पॉपुलरली आधार जजमेंट बोलते हैं। उस केस में बड़ी मैसिव डिस्कशन हुई कि हमारा कितना डेटा गवर्नमेंट यानी कि स्टेट के पास रह सकता है और कितना नहीं रह सकता। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 टेस्ट दिए, उसको बोला गया द टेस्ट ऑफ नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा तो नहीं बोला जा सकता कि भाई एक इंडिविजुअल होने के नाते मेरा कोई भी डेटा सरकार के पास हो ही ना, ऐसा तो थोड़ा अजीब है। इस बात पे करूंगा तो अगर मैं पासपोर्ट बनाने जाऊंगा मैं बोलूंगा ना मैंने अंगूठा लगा था, ओके मैं तो नहीं दूंगा। आधार में मैं बोलूंगा ना मैं नहीं वो अंगूठा दूंगा, ना मैं वो ऐसा वो मशीन में ना वो देखते हैं रेटिना स्कैन, वो भी नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करवाऊंगा, ऐसा नहीं होता। लेकिन कितना डेटा दिया जा सकता है, हाउ मच इज नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनल। अब देखो एक आम इंसान है और वो जा रहा है नॉर्मली एयरपोर्ट से क्रॉस कर रहा है, वो सिक्योरिटी से कंसर्न पास कर रहा है, तो तुमने उसको ऐसे मेटल डिटेक्टर लगा दिया, जो चेक हो गया चलो जाओ, थोड़ी ना तुम उसका ब्लड सैंपल लेने लग जाओगे, बिकॉज वो प्रोपोर्शनल नहीं होगा। लेकिन अगर मुझे शक हो और मुझे मालूम है यार ये बंदा है ना इस पर बड़ा मैसेज शक है, मुझे वो बोलते हैं ना इंटेलिजेंस इनपुट्स आए हैं, मुझे विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि भाई ये जो बंदा घुस रहा है ना इस टाइम पर जो सिक्योरिटी में ये गड़बड़ है, देन इट इज वेल विद इन माई राइट्स एंड इट इज वेल विद इन एक्चुअली इट इज माई पार्ट ऑफ माई ड्यूटी कि मैं जितना जरूरी डेटा है उससे कलेक्ट करूं। अब ये बड़ी मेजर प्रॉब्लम है कि नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शन वो बार बार डिसाइड कौन करेगा, हु विल डिसाइड दैट, क्योंकि मेरा तो सारा डेटा आपने रख लिया, 75 ईयर्स का सारा डेटा आपने मेरे पास रख लिया 75 साल के लिए। अब उसको आप कब यूज करोगे, कहां यूज करोगे, उसको कौन रोज बैठ के डिसाइड करेगा। सो देयर इज अ प्राइवेसी कंसर्न दैट इज वी डोंट नो कि ये कैसे यूज या फिर मिस यूज हो सकता है। मुझे कोई शक नहीं है, मुझे पूरा भरोसा है, मैं तो बहुत अच्छे से बोल रहा हूं कि स्टेट प्रोबेबली इज डूइंग फॉर आवर नेशनल सिक्योरिटी। लेकिन कंसर्न तो कंसर्न है, मैं तो सिर्फ कंसर्न बोल रहा हूं कि इसमें भी कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड पॉलिसीज होनी चाहिए, जिसमें स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस हो कि यार कोई भी एनफोर्समेंट एजेंसी उसको तभी यूटिलाइज करे जब वो नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शन के टेस्ट को मैच करता है। तीसरा है डेटा स्टोरेज। अब ये बड़ा ही खतरनाक चीज है, मतलब क्या एनसीआरबी के पास इतना इतना जबरदस्त फायरवॉल है, प्रोटेक्टिव वॉल है कि हमारा डेटा कोई हैक नहीं कर सकता या फिर वो कैप्चर नहीं कर सकता। अब मुझे तो मालूम नहीं ये सब कंप्यूटर, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि ज्यादातर जो डेटाबेसेस होते हैं दे आर ओपन टू हैकिंग, और दुनिया में हमारे दुश्मन कम तो घूम नहीं रहे, ओके तो पूरा हमारे पश्चिम में उत्तर में जाने कितना डेटा कहां पर क्या यूज हो रहा है और क्या नहीं यूज हो रहा। सो कैन डेटा एक्सेस बी स्टॉप्ड, मुझे नहीं पता, हु नोस, ओके कंसर्न है, एग्जाम के बात है। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट बात है कि तुम प्लीज ना पॉलिटिकली बहुत हाई फंडू आंसर मत लिख कर आ जाना, ओके तुम्हें आंसर देने का मतलब है तुम सिर्फ इसको सीधा सीधा पूछते चले जाओ, हाँ जी ये 3-4 कंसर्न है आप सेटल कर लो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर्वेलांस स्टेट। अब भैया ये क्या होता है, एक ना कंट्री के बारे में बड़ा फेमस होता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूएसएसआर, उन तुमने सुना ही होगा। हाँ तो यूएसएसआर 1991 में चला गया, लेकिन रशिया तो अभी भी है। लेकिन वो जो यूएसएसआर था ना उसका एक इंटेलिजेंस एजेंसी हुआ करती थी, उसको बोलते थे केजीबी। अब भाई केजीबी के पास हर इंसान की हर फैमिली के पास जो उसके सामने से गुजर जाए ना उनके डॉकेट्स होते थे, फाइल्स जमा करते थे भाई। तो वो है ना ऐसे बड़ा कॉमनली बोलते थे वी हैव अ फाइल ऑन यू, हर एक का भैया वो जा रहा है वी हैव अ फाइल ऑन यू, तो ये बड़ा फेमस हो जाता था कि वी हैव अ फाइल ऑन यू। हर एक इंसान का सर्वेलेंस, भैया ये कहाँ जाता है, इसका कहाँ बैंक है, ये कहाँ नौकरी करता है, इसके कितने बच्चे हैं, इसके बच्चे कौन से स्कूल में जाते, मतलब पीछे पड़े हुए। इसको कहते हैं सर्वेलांस स्टेट। ये सर्वेलेंस स्टेट से ना वहां की जनता से बड़ी डर घूमती थी, उनको मालूम था स्टेट इज वॉचिंग, क्या बोलते थे बिग मैन, क्रेमलिन इज वॉचिंग, स्टेट इज वॉचिंग, सबको घबराहट होती थी। तुमने बहुत सारी अगर पुरानी पिक्चर्स देखी होगी ना रशियन मूवीज मतलब अमेरिकन मूवीज जो रशिया बैकग्राउंड में, तो ऐसे दिखाते थे, ऐसे लगता था कोई भी जा रहा है तो ऐसे पीछे से कोई देख रहा है। मुझे नहीं मालूम है कि इतना बुरी तरह से देख रहे होते थे कि नहीं देख रहे होते थे, बट यस
ये जो सुनने वाली चीज होती है, मेरे को नहीं क्या बोलते उसको, बक्स, ओके, ये बड़ा कॉमनली यूज किया जाते थे। डेटा आज सब कुछ है, एवरीथिंग इज डेटा, डेटा इज द न्यू ऑयल, ओके। अगर मेरा स्टेट मेरे ऊपर कंटिन्यूसली नजर रख रहा है, तो क्या ये मेरी एक तरह से लिबर्टी के खिलाफ जा रहा है कि नहीं जा रहा? क्या मैं अपनी जिंदगी आजादी से जी सकता हूं या नहीं जी सकता? मिलियन पॉसिबल क्वेश्चंस, मिलियन पॉसिबल आंसर्स। क्या हम एक सर्वेलेंस स्टार्ट की तरफ जा रहे हैं या फिर ये नेसेसिटी है? बेटा ये तो सवाल है ना बेटा, दोनों तरफ के वकील है ना। मैं स्टेट जो मेरे खिलाफ बोलेंगे, जो इस लॉ के खिलाफ बोलना चाहते हैं, वो बोलेंगे सर सर्वेलेंस स्टेट है। ये आंसर में लिख कर आना, समझ में आ रहा है? मैं जो तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीजें पढ़ा रहा हूं, ये पढ़ के आना और आंसर में लिख कर आना, तुम्हारा भला हो जाएगा। तो सर्वेलेंस स्टेट, जो क्रिटिसाइज करेंगे वो बोलेंगे सर सर्वेलेंस स्टेट बन रहा है, और जो सपोर्ट में जाएंगे वो बोलेंगे सर इट इज नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनल। जो इसके खिलाफ बोलेंगे वो बोलेंगे सर ये प्राइवेसी कंसर्न है, और जो ये बोलेंगे कि नहीं सर ये प्राइवेसी कंसर्न नहीं है, ये केएस पुट्टास्वामी केस के अनुसार नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनल टेस्ट में। जो इसके अगेंस्ट जाना चाहेंगे वो बोलेंगे प्रेडिक्टिव पुलिसिंग पॉसिबल है। देखो एक ही चीज का, इसे मैं प्रेडिक्टिव पुलिसिंग सर गलत लोग फंस जाएंगे, अच्छे लोग निकल जाएंगे एंड वट एवर, ओके, जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। दूसरा, और जो बोलेंगे नहीं सर डेटा होना बहुत जरूरी है, वरना हम नीडल इन हेस्ते कहां से हम ढूंढ के पकड़ के लाएंगे यार, और इतना ज्यादा क्राइम इन्वॉल्व हो रहा है। दिस इज हाउ वी स्टडी और सब्जेक्ट। अब तुम्हें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट पकड़ना कैसे होता है। मैंने तुम्हें इतने छोटे से वीडियो में सारे टेक्निकल वर्ड्स पढ़ा दिए। इसको कहते हैं 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन। तुम कोई भी आंसर लिख सकते हो, मैंने तुम्हें सारे फैक्ट्स बता दिए, मैंने तुम्हें उसके प्रैक्टिकलिटीज भी बता दी, मैंने तुम्हें उसका डेटा भी पढ़ा दिया, मैंने तुमको ये भी बता दिया अगर मेंस में क्वेश्चन आएंगे तो प्रो एंड कॉन दोनों बता सकते हो। आइदर वेज इसी तरह से पढ़ाई करनी होती है एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। मैं तुम्हें बार बार यही बात बोल रहा हूं कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एक ऐसी एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें तुम रैंडम प्रिपरेशन कर सकते हो। डोंट डू एनी रैंडम प्रिपरेशन फॉर दिस एग्जाम। मेक श्योर कि तुम हमारा हाथ पकड़ो, हम तुम्हें एग्जैक्टली गाइड करेंगे हाउ टू क्रैक दिस एग्जाम, एंड डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी एट ऑल। You are a wise gang of students, my friends. Take a wise decision, but take it now. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And please don't forget कि मेरे नया कोर्सेज आने वाले हैं, पॉलिटी के ब्रांड न्यू कोर्सेज मैं नवंबर 2nd वीक में लॉन्च कर दूंगा। इस टाइम पर इंटरनेशनल रिलेशन सॉलिड टॉपिक्स आर पेंडिंग। प्लीज डोंट मिस एनी ऑफ दीज टॉपिक्स। Join us. Not a single day to be wasted. In the words of Unacademy, let's crack it. Until next time, God bless, thank you and Jai Hind. And if you like this video, please like, share and subscribe.